नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें खबरें हम वो दिखाते हैं जो सीधे आपसे जुड़ी हों, जिनका सरोकार आपसे हो। आपकी आमदनी, आपकी नौकरी, आपके खर्च, आपके हाउस होल्ड, आपकी आजीविका, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें। वो खबरें जो आप टीवी चैनल्स पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं देखेंगे, लेकिन वो सीधे आपसे जुड़ी है। न्यूज़ दैट यू कैन यूज। और इसी कड़ी में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार हैं। और पवन, आज जो बड़ी खबरें हैं, अब जैसे अनलॉक 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 कह रहे हैं प्रधानमंत्री, तो ग्रीन शूट्स जो शब्द है ना, वो फिर से आ गया है सर्कुलेशन में। कोरोना से पहले भी मंदी का दौर था, तब भी ये था कि ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं, अब इकोनॉमी चलने लगी है। अब फिर से कहा जा रहा है इकोनॉमी चलने लगी है। उस खबर पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा बेरोजगारी का जो आलम, जो 27% तक आंकड़ा चला गया था और मजदूर वापस अपने गांव, अपने देश चले गए हैं, मतलब देश का मतलब प्रदेश चले गए हैं, तो वो उन्हें नौकरी मिलने लगी है, अब ऐसा कहा जा रहा है। और ये CMIE का आंकड़ा है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसका इस्तेमाल सरकार भी करती है, मैंने अपने शोज में भी किया है। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अब कोरोना से पहले जितनी नौकरियां थी लगभग वही स्तर आ गया है। थोड़ी दिलचस्प भी है और मैं थोड़ा सरप्राइज्ड भी हूं। इसके अलावा चीनी गुड्स पर जो प्रतिबंध लगाने की बात है, वो सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ता दिख रहा है। अब कलर कोड्स, बार कोड्स के साथ साथ कलर कोड्स, जैसा होता है ना कि नॉनवेज खाना है तो मेन्यू में लाल निशान होगा, वेज है तो हरा होगा, ऐसे ही देशों के लिए अब कलर कोड्स भी इंट्रोड्यूस होने की बात हो रही है। अब विदेशों से जो भारतीय वापस आना चाहते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, अभी आप सिर्फ एयर इंडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, वंदे भारत जो फ्लाइट्स चल रही हैं। अब विदेशी कंपनियां कह रही हैं हमारे लिए भी फ्लाइट्स खोलो भाई, वरना हम आपकी एयर इंडिया की फ्लाइट्स अपने देश में नहीं आने देंगे। उधर H1B वीज़ा को लेकर भी दिक्कतें हो गई हैं। अब दिसंबर तक कोई वीज़ा नहीं दिए जाएंगे, तो IT सेक्टर में हड़कंप मचा हुआ है। बहरहाल पहली खबर पवन, इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन है, बैनर हेडलाइन है, ग्रीन शूट्स ऑफ रिवाइवल सीन, गवर्नमेंट पॉइंट्स टू हायर इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल कंजम्पशन, इंक्रीज्ड गुड्स मूवमेंट, राइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। और ये सब सेक्टर्स का बाकायदा यहां आंकड़ा दिया गया है। ऑटोमोबाइल की बात हो, FMCG की बात हो, फिजिकल रिटेल, ई कॉमर्स, रियल एस्टेट, पावर, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी। अब कहा जा रहा है कि नहीं, इंजन में ईंधन आ गया है और पटरी पर आती दिख रही है। कैसे देखेंगे आप? देखिए, इसमें बिल्कुल जो ग्रोथ है वो सतह से चिपक गया था, तो उसमें अब आप जब देखेंगे कि एक स्टेप भी होगा, एक स्टेप भी ऊपर जाएगा, चाहे आप प्रोडक्शन की बात करिए, कंजम्पशन की बात करिए, मैन्युफैक्चरिंग की बात करिए, ट्रांसपोर्टेशन में बात करिए, फाइनेंस में बात करिए, तो अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा। जो हालात आपने देखे अप्रैल और मई में, वो आगे जब अनलॉकिंग होगा तो उसमें प्रगति दिखेगी, वही दिख रहा है। जब लेकिन जिस एंथुजियाज्म और एनर्जी के साथ सरकार इस्तेमाल करना चाहती है, ग्रीन शूट दिख रहा है। देखिए, हर हफ्ते अखबार में 3 दिन ऐसी खबरें आप देखेंगे, हाँ, जब सरकार ये कहती है कि हमें ग्रीन शूट दिखने लगा है। तो जब ग्रीन शूट, तो हर एक दिन तो ग्रीन शूट नहीं दिख सकता है ना। जो किसान है वो इस बात को समझते हैं कि ग्रीन शूट का क्या मतलब होता है। तो जब आप एक प्लांटेड तरीके से बोलेंगे कि ग्रीन शूट है, और हर हफ्ते में 3 दिन आपको बताना पड़ता है कि ग्रीन शूट आता दिख रहा है, तो ये जाहिर है कि कहीं ना कहीं आप सरकार इस बात को समझती है कि ये ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड लेवल नहीं है, और जो विश सरकार कर रही है वो भी नहीं है, और जो कंफर्टेबल पोजीशन आना चाहिए और जो पेस होना चाहिए प्रोग्रेस का, वो नहीं है। लेकिन डेली हम ग्रीन शूट देख रहे हैं। मतलब मुझे थोड़ा सा ये शब्द, ये ओवर यूज्ड और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। दिलचस्प बात क्या है पवन, दिलचस्प बात क्या है? प्रोग्रेस है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, ग्रीन शूट्स की बात कह रहे हैं, और नीचे क्या कहते हैं, डिमांड रिकवरी, द गुड, द ओके एंड द स्कैरी। नोमुरा के एक एनालिसिस, एक विश्लेषण का भी ये साथ में जिक्र कर देते हैं। और जो ये तमाम सेक्टर्स दिखाए हैं ना, जिनका मैंने जिक्र किया,
उसमें नीचे पढ़ने जी। लायक चीजें भी है। ऑटोमोबाइल के बारे में क्या कहते हैं? वॉल्यूम्स विल ड्रॉप टू डेकेडल लोज दिस फाइनेंशियल ईयर। मतलब ऑटोमोबाइल्स में अभी कोई ग्रीन शूट नहीं दिख रहे हैं। एफएमसीजी में मॉनसून एंड मनरेगा में फ्यूल रूरल डिमांड, तो मतलब थोड़ी डिमांड आ सकती है। पावर में क्या है? एट बेस्ट क्लोज टू FY20 लेवल्स, एट बेस्ट। तो यहां पर बहुत सारी क्वालिफिकेशंस भी हैं और नोमुरा कहता है कि द डिमांड रिकवरी इज पैची एंड FY21 आउटलुक रिमेन्स अनसर्टन। अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, यह भी साथ में लगा दिया है। ऊपर ग्रीन शूट्स और नीचे की भैया अभी कुछ पक्का नहीं है। हाँ, क्योंकि जो ग्रीन शूट की आप बात कर रहे हैं वो हमारा विश है, हम चाहते हैं कि ऐसा हो। और जो नीचे जिसका उदाहरण आपने दिया वो रियलिटी है। आप देख लीजिए जिन जिन सेक्टरों की इन्होंने बात किया है, तो अभी आप पूरा हाफ कैलेंडर ईयर गया, आप ये 3 क्वार्टर बचा हुआ है मोटे तौर पे आप देखेंगे तो 2020 और 21 में। तो जब 21 की आप बात करते हैं तो 21-20 कैसा रहेगा, तो साफ तौर पे किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता कि क्लियर कट वहां पे रिकवरी होगी और ग्रोथ जो है बहुत रोबस्ट होगा। वो किसी सेक्टर के बारे में अभी बोलना माकूल नहीं होगा। और ऐसा बोल के कोई भी किसी भी किस्म का प्रेडिक्शन आप देख लीजिए, दुनिया की जितनी भी एनालिसिस करने वाली कंपनियां हैं उसमें सभी को देख लीजिएगा, कोई क्लियर कट ये बात बताने को तैयार नहीं है कि क्योंकि किसी को नहीं पता है। हाँ। जितने तरह के प्रेडिक्शंस थे Q1 में संदीप, वो सभी फेल हुए हैं और बहुत मिजरेबली फेल हुए हैं। इसीलिए ये ग्रीन तो शूट अभी शब्द ये कहना- जनवरी में भी बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन ग्रीन शूट ही ना रहे ना। हाँ, सही बात है। अब एक और दिलचस्प खबर है ये, और मैं सरप्राइज्ड हूं इस खबर को लेकर, थोड़ा ये समझाइएगा। और ये बहुत अहम खबर है। मैंने कई कार्यक्रम किए बेरोजगारी को लेकर कि देखिए कोरोना काल, इस संकट काल में नौकरियां जा रही हैं, तलवार लटकी हुई है, दिहाड़ी तो चली ही गई और सरकार कुछ नहीं बोल रही है। और CMI के ही आंकड़े मैं कोट किया करता था। आज की हेडलाइन क्या है? जॉब्स रिटर्निंग, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बैक एट प्री लॉकडाउन लेवल्स। यानी कि जो 8.5% पर हमारी बेरोजगारी दर आ गई है। 27% आंकड़ा था, फिर 23% आया था। CMI ये कह रहा है कि देखिए फर्स्ट 3 वीक्स ऑफ जून सॉ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉपिंग फ्रॉम 17.5%, 17.5% से 11.6% आई और अब 8.5% रह गई है सिर्फ बेरोजगारी दर। मतलब थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूं। दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी मजदूर अपने गांव चले गए, क्या उन्हें वहां नौकरी मिल गई? ये कहां से एकदम 27 से 8.5 कैसे आ गए? इनके आप हम लोग जिस सेक्टर में काम करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसमें संदीप नौकरियां जा रही हैं आए दिन। आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके दूर दराज के जान पहचान के लोग सभी कहते हैं कि साहब हमें तो बोल दिया गया है, अप्रैल में नहीं बोला था, मई में नहीं बोला था, लेकिन अब जून में हमें बता दिया गया कि साहब ऐसा है कि ये लास्ट महीना है, आप काम करके और अपना फुल एंड फाइनल कर लीजिएगा। आप अपने घर के आसपास देख लीजिए, सेमी अर्बन एरियाज में जो घर में काम करने वाले या काम करने वाली थी, उनके पास नौकरी नहीं है, कोई उनको रखने को राजी नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि ये इससे चेन एडिशन होगा और कोरोना फैलने में उसको मदद मिलेगी, तो लिहाजा उनको नौकरी नहीं है। आप बाजार में घूमिए, जो लोग कल घर में काम करते थे और अच्छा खासा काम करते थे, वो आज की तारीख में आपको सड़क पे भीख मांगते हुए नजर आएंगे। पर इस विश्लेषण में एक मिनट पवन, बात वो नहीं हो जाएगी कि चित भी मेरी पट भी मेरी। हम CMI का आंकड़ा मान लेते हैं जब वो कहते हैं 27% बेरोजगारी दर हुई। आज हम मानने को तैयार नहीं, सरकार कहेगी या तो उनके आंकड़े मानिए। अब वो कह रहे हैं 8.5% पर आ गया। और रूरल जॉबलेसनेस, ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी, तो वो कह रहे हैं 7.3% पर आ गई है। यानी कि सबको नौकरियां मिल रही हैं। मनरेगा में मई में 565 मिलियन जो है ना जॉब्स क्रिएट हुए हैं, ये 53% ज्यादा हैं पिछले साल के मुकाबले। ये होगा, लेकिन आप और हम जब निकलते हैं, जो बेरोजगारी देखते हैं, तो देखिए CMI
काफी सालों तक बहुत भरोसेमंद डेटा इनका मैं मानता था, पर जिस तरह से इन्होंने ये अखबारों में जो आज छपा और CMI का जो हवाला दिया गया है, अगर यही सर्वे है तो मैं माफी चाहूंगा, ये मेरे गले नहीं उतर रही है। क्योंकि इंडिकेशंस बिल्कुल अलग दिख रहे हैं और ये पर्सन्स डेज ऑफ जॉब्स क्रिएटेड बता रहे हैं कि भाई 565 मिलियन पर्सन डेज ऑफ जॉब। देखिए साहब, कंस्ट्रक्शन, आप फर्ज करिए कि हरियाणा में मैं बात करता हूँ सेमी अर्बन जो जगह हैं, जो छोटी छोटी जगह उसकी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी उसी साइज के शहर की बात करिए या जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो रहा। घर में जो लोग काम कर रहे थे वो नहीं काम कर रहे हैं, जो सड़कों पे रिक्शे चलाते थे वो भी नहीं यहाँ पे हैं। तो आपको मजदूरों की आप देखेंगे कि आप एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। मजदूर पहले आपको जहां 10 दिखते थे वहां पे आपको एक मजदूर बैठा हुआ मिलेगा। तो सवाल ये उठता है कि जब मजदूर नहीं है, काम नहीं अवेलेबल है, तो काम कर कौन रहा है और काम दे कौन रहा है? तो ये CMI के सर्वे में इनको अगर मिला होगा, ये जायज सवाल है, आपके जायज सवाल है। और नौकरियों को लेकर नहीं देता। हाँ, अब ये नौकरियों को लेकर देखिए, 7 समंदर पार भी एक हलचल हुई है और हड़कंप मचा हुआ है IT सेक्टर में। आज की सभी अखबारों की प्रमुख खबर है और ये हमारे IT प्रोफेशनल से जुड़ी है, इसलिए मैं ले रहा हूं। ट्रंप एक्सटेंड्स बैन ऑन H1B अदर वर्क वीजाज, टेक फर्म से डैमेजिंग टू द US। यानी कि जो वर्क वीजाज आपको मिलते हैं, H1B हो, H2B हो, H4 हो, J हो, L वीजाज, ये सस्पेंडेड रहेंगे, मतलब वीजा जारी नहीं किए जाएंगे 31 दिसंबर 2020 तक। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है और इसके चलते यहां पर दिखाया जा रहा है सुंदर पिचई, चलिए भारतीय मूल के हैं लेकिन गूगल के CEO हैं, एलोन मस्क टेस्ला के CEO, तमाम लोग, जैक डॉर्सी ट्विटर के CEO, ये सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO, जो प्रेसिडेंट हैं ब्रैड स्मिथ, उनको रीट्वीट कर रहे हैं कि भैया ऐसा मत करो। पर ये तो हो गया है और अभी चुनाव भी हैं अमेरिका में, मतलब IT प्रोफेशनल्स अब दिसंबर तक तो नहीं जा पाएंगे, वीजा ही नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये इसमें बहुत एक्सपेक्टेड लाइन पे था, कोई इससे कोई बेहतर उम्मीद नहीं की जा रही थी, क्योंकि आपको इंडिकेशंस कम से कम ये आप देखेंगे तो 1.5-2 महीने से आ रहे थे कि ऐसा फैसला हो सकता है। देखिए, मुझे ये लगता है कि जो अभी जो IT सॉफ्टवेयर कंपनियों की जो गाइडेंस आई कि उसमें इन्होंने मेरे ख्याल से फैक्टर इन कर लिया होगा। जाहिर है उनका खर्चा बढ़ेगा, जाहिर है जब वो रिकवरी की तरफ देख रहे हैं, पूरी इकोनॉमी में रिकवरी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो इस तरह के फैसले उनके लिए थोड़ा नहीं, चुनावी ताल भी ठोकी जा रही है ना। अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पर चुनावी रैलियों में कहेंगे देखिए मैं बाहर वालों को वीजा नहीं दे रहा, अब अमेरिकी ही काम करेंगे। ये चुनावी पैंतरा भी तो है ना सभी। मैंने उस दिन भी आपके प्रोग्राम में यही कहा था संदीप कि आप पिछले 20 साल का इतिहास पलट लेंगे तो वहां की जिन जिन लोगों ने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, उन सब ने ये मुद्दा बनाया कि साहब हम H1B वीजा बैन करेंगे, कम करेंगे, नंबर कम करेंगे, उनको कम आने देंगे। तो ये कोई नया ट्रंप का पैंतरा नहीं है, ये चुनाव में ये मुद्दे होते हैं और इसका फायदा उनको मिलता है। ये परमानेंट बैन रहेगा, मुझे उसमें भी डाउट लगता है, पर फिलहाल तो अभी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो जहां पे भी नौकरियां मिलनी चाहिए, जो IT कंपनियां हैं, ये सब अभी एक तरह से आप कहेंगे तो बहुत ही घबराई हुई रहेंगी, अपने सेल में रहेंगी, इनका अर्निंग्स कम हो जाएगा, इनके एम्प्लॉयज की मोबिलिटी कम हो जाएगी, इनको ज्यादा कीमत पे हायर करना पड़ेगा अमेरिका में अगर जरूरत पड़ी तो इनके लिए अभी एक सुविधा देने के बजाय इनके लिए एक परेशानी का सबब बन गया ये। बिल्कुल, और हम अमेरिका से भी दोस्ती की ताल ठोकते हैं और हमने डोनाल्ड ट्रंप को अभी फरवरी में गुजरात में मोटेरा स्टेडियम में होस्ट भी किया। 1.25 लाख भारतीयों ने तालियां बजाई, लेकिन अब भारतीयों की नौकरी पर ही तलवार लटका रहे हैं। अब चीन की भी बात कर लेते हैं। एक खबर है, ये देखिए प्रतिबंध की खबर मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं पवन। अब खबर क्या आ रही है, कलर कोड्स लाइकली फॉर देसी फॉरेन प्रोडक्ट्स, यानी कि भारत में बने हैं, विदेश में बने हैं, विदेश में कहाँ बने हैं, किस देश में बने हैं। अब कलर कोड्स होंगे ताकि आपको पता लग सके ये जो माल आप खरीद रहे हैं ये किस देश में बना है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेन्यू में लाल रंग का निशान बन जाएगा अगर
वो नॉन वेजिटेरियन मीट की डिश है, और वेजिटेरियन है तो हरा रहेगा। तो कैसे पैन आउट करते देख रहे हैं इसे आप? ये कलर कोडिंग, ये अभी फ्लेवर ऑफ द सीजन है, चाइना को बैन करो, उसी का हिस्सा है, या आगे एक ये नीति बननी चाहिए? नहीं, देखिए, मुझे अभी अब समझ नहीं आएगा कि ये इतना मैं आगे का इसमें देख नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे लागू करेंगे। और हम दुनिया के दसियों देशों से 10 तरह की चीजें इंपोर्ट करते हैं, उसमें कलर स्कीम उसको करेंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा एक होगा, मतलब जब तक कि उसमें कोई क्लैरिटी ना आ जाए कि इसको कैसे करेंगे, इसमें गाइडलाइंस क्या होगा, कैसे इसको फॉलो किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा करके आप कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाएं और कल को इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाए, जहां के देश है उनको फॉलो करना मुश्किल हो जाए। तो अभी मुझे कहीं ये लग रहा है कि ये भी एक तरह से एक नॉन टेरिफ बैरियर की तरह तो इस्तेमाल नहीं करना चाहते हम। तो मेरे ख्याल से थोड़ी ज्यादा डिटेल इस पे आए तो बेहतर तरीके से इसका एनालिसिस किया जा सकता है। और इससे अगर मान लीजिए इंपोर्ट को रिड्यूस कर सके आप, तो नॉन टेरिफ बैरियर ही तो है, और क्या है ये। सही बात है, सही बात है। अब कुछ और खबरें हैं, और मैं कोरोना से जुड़ी खबरें भी ये लेना चाहूंगा, क्योंकि ये हमारी जिंदगी से सीधे जुड़ी हुई खबरें हैं। खबर क्या है? होप्स ऑफ 1.25 लाख शॉर्टलिस्टेड फॉर हज डैश्ड। अब सऊदी अरब, अगर आप हज पर जाना चाहते हैं, आपकी आस्था है, तो इस साल आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अब विदेशियों को सऊदी अरब हज के लिए आने की इजाज़त ही नहीं दे रहा है। और देखिए, एहतियात है, ये बरतनी भी ज़रूरी है। खबर ये भी है कि रथ यात्रा हेल्ड इन पुरी, जगन्नाथ रथ यात्रा मेक्स इट्स वे थ्रू पुरी ऑन ट्यूसडे, a day after the top court gave its nod to the annual procession with strict curbs in place। मतलब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा तो निकल रही है, लेकिन आम आदमी उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। बहुत ही स्ट्रिक्ट निर्देश जारी किए हैं अदालत ने, इजाज़त देते हुए भी। तो आज की तारीख में दर्शकों को ये समझने की ज़रूरत है कि अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग आप बरतिए। 4.5 लाख से ऊपर हमारा आंकड़ा चला गया है, कर्व अभी फ्लैटन नहीं हो रहा है। और जिसने भी मखौल उड़ाने की कोशिश की है ना इस लॉकडाउन की, सोशल डिस्टेंसिंग की, वो हंसी का पात्र भी बनता है। और मेरे फेवरेट रहे हैं, लेकिन आज वो जोकर बन गए हैं। उनको जोकर कहा भी जाता है। जोकोविच की बात कर रहा हूं मैं, नोवाक जोकोविच, वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर। Djokovic COVID positive after his defiant exhibition tour, wife also infected। अब लॉन टेनिस की टूर्नामेंट्स तो हो नहीं रही, 4 शहरों में उनमें से एक तो हो नहीं पाया, 2 जगह करवाया, एग्जीबिशन टूर्नामेंट कराई, गले मिले, झप्पी पाई, हाई फाइव किए, फैंस के साथ चले गए अंदर, सेल्फीज खिंचवाई, रात को पार्टियां की कि देखियो सब अच्छा है, सब चंगा सी। पहले दिमित्री को हुआ, फिर एक और खिलाड़ी को, अब खुद जोकोविच और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। ये मेरे ख्याल से पूरे देश के लिए और हमारे सभी दर्शकों के लिए संकेत है, प्लीज डोंट टेक कोरोना लाइटली। पवन, मिलने मिलाने के मामले में संदीप, कोई इस पीरियड में उदारता बरतने की जरूरत नहीं है। आपने इटली के केस में देख लिया, वो 10 ऐसे मामले थे जिनमें उन्होंने बाहर से आए हुए लोगों को एम्ब्रेस किया। और कोरोना फैलने के जितने फैक्टर्स थे इटली में, उसमें से एक ये भी था कि बाहर से आए हुए टूरिस्ट को उन्होंने लाइटली लिया और ज्यादा उदार बनने के चक्कर में उसको एम्ब्रेस किया, और वो एक बड़ा फैक्टर बना। ठीक उसी प्रकार से ये विपदा का काल है, और जितना प्रिकॉशन लेंगे, जितना प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, जितने प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे, आप थोड़ी दूरी बना के रखेंगे, मतलब फिजिकल डिस्टेंस हो, दिल से दूरी ना बने, तो उतना ज्यादा बढ़िया होगा। अभी इस देश में अभी पीक आउट भी नहीं किया है। ये कब तक चलेगा, किस लेवल पे जाएगा हमारे यहाँ, किसी को नहीं पता है। जितने भी प्रेडिक्शन अभी हुए डॉक्टर्स के द्वारा, आईसीएमआर के द्वारा, भारत सरकार के और डेटा आप खंगालेंगे, हाँ, वीके पॉल कह रहे थे 18 मई तक कोरोना खत्म हो जाएगा।
तो खत्म हो गया ना। देख लिया हम लोगों ने। सिंगापुर की एक एजेंसी थी जिसने कहा था कि 22 मई के बाद भारत में ये डाउनवर्ड जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ। तो जितने प्रेडिक्शंस हुए सभी फेल हो गए हैं। तो सभी फेल हो गए, इसका मतलब है कि इसकी विशालता और इसकी विकरालता किसी को समझ में नहीं आ रही है अभी। तो ऐसे में संयम बरतने की जरूरत है। जहां भी आप रहें इससे बच के रहें। इससे कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती। पहले आप जिंदा रहेंगे फिर कुछ काम करने की हालत में होंगे। तो बिल्कुल तो ये एहतियात बात को बरतिए दर्शकों। अभी ये मत समझिए खेल खत्म हो गया और आप महफूज हैं, अब पार्टी भी कर लीजिए। सबका दिल करता है, मेरा भी दिल करता है, पर यहाँ पर कुछ तो हाँ, कुछ तो आपको एहतियात बरतनी होगी। अब एक ऐसी खबर, आखिरी खबर ले रहा हूं और मैं हो चुका हूं परेशान इस खबर पर चर्चा करते करते, क्योंकि कर्ता धर्ताओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और मैं तेल की कीमतों की बात कर रहा हूं और ये 17वें दिन फिर से तेल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। और देखिए खबर की गंभीरता अब कितनी रह गई है, ये देखिए। ये थोड़ा सा भंडारी साहब जरा इस पे फोकस करिएगा। मतलब खबर कितने वर्ड्स की खबर है, पैराग्राफ छोड़ दो, सेंटेंस छोड़ दो। इंडियन एक्सप्रेस ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ड्स की खबर है। पेट्रोल प्राइस वाज हाइक्ड बाय 20 पैसा पर लीटर एंड डीजल बाय 55 पैसा। एंड ऑफ द खबर। पवन, 17वां दिन और अब तो डीजल मतलब पेट्रोल के दाम से भी ऊपर जाने वाला है। दूसरी खबर बताता हूं, अब डीजल महंगा होने वाला है पेट्रोल से भी। और कोई सुगबुगाहट नहीं, चुप्पी। पवन सुन पा रहे हैं आवाज? जी अब आप सुन पा रहे हैं, बताइए। मैं ये कह रहा हूं 14 वर्ड्स की खबर छापी है आज कि तेल की कीमतें फिर से बढ़ गई 17वें दिन। ये आप खबर जब डेली एक ही बात हो रही है तो कहां तक खबर छापेंगे आप, और कौन उसको पढ़ना चाहेगा। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे कोई बात करने को राजी नहीं है। मतलब किसी के दिल में इसके प्रति गुस्सा नहीं है, किसी के दिल में कोई मलाल नहीं है कि हम इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सरकार से कोई पूछने को राजी नहीं है, सरकार में कोई जवाब देने को राजी नहीं है। आपने देखा होगा इस पे तेल कंपनियां के जो प्रमुख हैं वो भी चुप बैठे रहते हैं। मतलब इस पे कोई बात ही करने को राजी नहीं है। नहीं, पर समझाना तो पड़ेगा ना देश को। $43 पर बैरल है कीमत, कोई आग नहीं लगी हुई। $43 पर बैरल कीमत है कच्चे तेल की, और 20 सालों में पहली बार इतना अंतर है। बढ़े हुए दाम का पैसा आप चुकाएंगे और ये पैसा सरकार के खाते में जाएगा। अभी उनको पैसा चाहिए, वो अब धड़ाधड़ अपना कॉफर भरने की नियत से चल रहे हैं। सिंपल सी बात है। इस पे किसी ने बात की 17 दिन में? कोई आपने देखा किसी का बयान आया हो? किसी ने बोला नहीं। सफाई दे दीजिए साहब, सफाई दे दीजिए कि देखिए ऐसा है, ठीक है, हम बढ़ा के रखना चाहते हैं क्योंकि हमें अभी पैसे की जरूरत है। आप ये भी बोल दें तो कम से कम मेरे दिल को तसल्ली हो कि साहब पैसा कोई सुन तो रहा है। नहीं, यहां पर देखिए खबर जो है ना, मैंने इसीलिए कहा एक जगह 14 वर्ड्स की खबर छपी है। खबर क्या है दरअसल? गैप बिटवीन डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस हाईएस्ट। भाई एक अंतर्राष्ट्रीय दाम है, एक हमारे घरेलू दाम है। इनमें जो गैप है, इनमें जो अंतर है ना, 20 सालों में सबसे ज्यादा अंतर हो गया है। 20 सालों में हुआ है ये, और सब चुप बैठे हैं। 43 डिग्री है भाई, 43 डिग्री पर 80 रुपए का रेट पहुंच गया। ये कभी नहीं हुआ। ठीक बात है, अभी ऐसा ही रहेगा। अभी ये जान लीजिए। ये आप और डरा देते हैं। आपने पहली बार भी आकर कहा था ये अभी और बढ़ेंगे। मतलब सेंचुरी यही मारेगा, तेल ही सेंचुरी मारेगा। सेंचुरी का तो मैं नहीं प्रेडिक्ट कर पाऊंगा, पर अभी ऐसा ही रहेगा। तो देखिए इसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन अभी अगले एक हफ्ते में हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। नहीं, सरकार एक्साइज क्यों नहीं घटा देती? 8 रुपए था ना एक्साइज 2014 में, उसे 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 22 रुपए 98 पैसे कर दिया। अभी 2.25 महीने पहले 10 रुपए यकायक एक बार में एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर, 13 रुपए डीजल पर बढ़ा दी। तो 25 रुपए एक्साइज ड्यूटी ले रहे हो भैया, वैट अलग।
इसे कम कर दो। अभी अभी इस पे इन्होंने कोई सेकंड थॉट अभी दिया नहीं है। नहीं, तुर्रा इसमें ये है ना, करेक्ट मी इफ आई एम ये रॉन्ग, second कि thought में मार्केट तो फोर्सेस, ये second thought बाजार अपनी तय खबर कर की रहा है कीमतें। अरे भैया, बाजार नहीं तय कर रहा है, एक्साइज ड्यूटी और वैट आप तय करते हैं, सरकार तय करती है, बाजार कहां से आ गया कर रही इसमें? है। बोल रहे थे कुछ पवन? बाजार नहीं तय कर रहा। बाजार तय करता होता तो इसके दाम नीचे जाते। हम तय कर रहे हैं, हमारा ध्येय कुछ और है, इसलिए हम तय कर रहे हैं। बाजार तय कर रहा होता तो इसकी कीमत नीचे जाती। तो ये हाल है। सरकार इसके बारे में कुछ करे, हमें राहत दे। और ये महंगाई भी बढ़ाता है, डीजल के दाम इतनी तेजी से बढ़े तो ये इन्फ्लेशनरी भी होता है। पवन, आपने वक्त निकाला, सीधी सरल भाषा में आज की खबरें दर्शकों को समझाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।